Hello, friends. I hope you all are doing great. Now I am back with a new topic. The name is Peacock Wiseman Hypothesis. ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोगों को पता है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी टू टाइप की पॉलिसीज होती हैं, या फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. As we all know, fiscal policy is used by the government and monetary policy is by the monetary authority of a country. So, fiscal policy includes first government expenditure and the second one is taxation. यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज करती है या टैक्सेशन को चेंज करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है या कम कर देती है, जिससे हमारी इकोनॉमी में जो मनी फ्लो है वो कंट्रोल हो जाता है. नाउ policy related to government expenditure is come under Peacock-Wiseman hypothesis. मतलब इस hypothesis में किस टॉपिक के ऊपर बात है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है, उस गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसका पैटर्न क्या होता है. तो यही इस हाइपोथेसिस में हम डिस्कस करेंगे कि पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस में एक्चुअली है क्या. द सेकेंड वन is Wagner's law of increasing state activities. ये मेरी next वीडियो होगी related to Wagner's law. The first one is Peacock-Wiseman hypothesis. Before moving forward, I would like to tell you something about this hypothesis. The first one is it is the study of the growth of public expenditure. जैसा कि मैंने ऊपर भी बोला, फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंपोनेंट से रिलेटेड हाइपोथेसिस दो बनाई गई है. फर्स्ट वन इज पीकॉक वाइजमैन, सेकंड वन इज वैगनर्स लॉ. सो इट इज अ स्टडी ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ये हाइपोथेसिस किसके ऊपर स्टडी करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे ग्रो होता है जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है. The second one is it is focused on the pattern of public expenditure. गवर्नमेंट खर्चा करती है मान लिया, लेकिन उसका पैटर्न क्या होता है, या वो एकदम स्ट्रेट अवे इंक्रीज कर देती है, या वो धीरे धीरे हर साल कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट करती है, यानी कि उसका पैटर्न क्या होता है, बस वो इस थ्योरी में डिस्कस किया गया है. द थर्ड वन इज इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर इसकी स्टडी की गई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1890s टू 1955. और ये जो स्टडी की गई ये पीकॉक और वाइजमैन दो इकोनॉमिस्ट ने करी, तो इसीलिए इस हाइपोथेसिस का नाम पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस रखा गया. आई होप जितना मैंने बताया आपको समझ आ गया. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द हाइपोथेसिस आई वुड लाइक टू शो एन एग्जाम्पल. अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ आ गया तो आपके लिए ये हाइपोथेसिस बिल्कुल केक वॉक हो जाएगी. मतलब आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको वैसे ही अंडरस्टूड हो जाएगी. सो example for better understanding. Suppose there is a reporter Santa who keeps a record of a household. HH एक मैंने household माना है, और एक रिपोर्टर है सेंटा जो कि इस हाउसहोल्ड की रिपोर्ट रखता है कि इनका एक्सपेंडिचर कितना है. Household having 5 family members है उसमें. He observed that the average expenditure of a household HH is 40,000 per month in 2020 from Jan to August. सेंटा ये ऑब्जर्व करता है कि हाउस होल्ड जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स है वो हर महीने ऑन एन एवरेज जनवरी टू अगस्त तक उनका एवरेज एक्सपेंडिचर आ रहा है 40,000 रुपीज. ओके, फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स, सेप्टेम्बर के बाद सेंटा ने ये ऑब्जर्व किया दैट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द सेम हाउस होल्ड इज 60,000 पर मंथ. इनकी पहले जहाँ 40,000 था पर मंथ, अब वो 60,000 हो गया. This occurs, ये क्यों हुआ? Because one member of a household is suffered from a severe disease. हो जाता है जनरली, कोई भी फैमिली मेंबर को बहुत बुरी बीमारी हो गई है, ऐसी डिजीज हो गई है जिसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से 40,000 जो फैमिली एक्सपेंडिचर करती थी एक मंथ में, अब वो 60,000 चला गया.
दैट इंक्रीजेज देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जब भी एक सडनली किसी चीज की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर 40,000 से 60,000 हो गया, सो वी कैन से इट इज शोइंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपनी प्लेस से वो चेंज हो गया है, हिल गया है। नाउ सेंटर डजंट नो द रीजन दिस अकर्स बिकॉज वन फैमिली मेंबर इज सफर्ड फ्रॉम अ सीवियर डिजीज, लेकिन सेंटा को पता नहीं है, सेंटा को बस ये पता है, ये दिख रहा है उसे अपनी रिपोर्ट से कि जहां 40,000 का खर्चा होता था वहां 60,000 हो गया। सो दिस शोज दैट डिस्प्लेसमेंट कि 40,000 से हमारा एक्सपेंडिचर सीधा हो गया 60,000। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सेंटा अब क्या करेगा, अब वो जानना चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। सेंटा इंस्पेक्ट्स द हाउस होल्ड एच टू नो द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इन द एवरेज एक्सपेंडिचर। अब सेंटा ये जानना चाह रहा है कि क्यों इस फैमिली का खर्चा 40,000 से 60,000 हुआ, रीजन क्या है। जब उसने इंस्पेक्ट किया तो उसे ये पता चला कि हाँ भाई, एक फैमिली मेंबर का एक पर्सन सीवियर डिजीज है जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, और इसी की वजह से 40,000 से 60,000 एक्सपेंडिचर हो रहा है। आफ्टर नोइंग द रीजन, सेंटा ने एक्सेप्ट कर लिया एंड बिकम यूज टू इट। हम कहते हैं ना, एक बार ही कोई चीज होती है तो जब एकदम होती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट धीरे धीरे अगर वो एवरी मंथ वही चीज हो रही है तो हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज के। तो वही कह रहा है, सेंटा एक्सेप्ट कर लिया एंड बिकम यूज टू इट दैट द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज नाउ 60,000 पर मंथ है। ये कैसे एक्सेप्ट किया सेंटा ने, इंस्पेक्शन करके। इंस्पेक्ट किया तो हम इसे कह सकते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट, कि सेंटा ने जब इंस्पेक्ट किया तो उसे ये पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है, खर्चा इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक फैमिली मेंबर बीमार। ओके, दैट्स इट। Now moving on, now Santa wants to know how household HH manages this increase in their expenditure. अब सेंटा को ये तो पता चल गया 40,000 से 60,000 उनका पर मंथ खर्च हो रहा है, लेकिन वो ये जानना चाह रहा है कि वो हाउस होल्ड कैसे मैनेज कर रहे हैं इस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर को। When he observed, he get to know that the family involved in larger economic activities, यानी कि अब उनका उन्हीं एक्टिविटीज में तो उनकी इनकम 40,000 ही पहुंचती थी, अब 40 से अगर तुम्हें 60,000 अर्न करने हैं तो तुम्हें सोर्स ऑफ इनकम अपने इंक्रीज करने पड़ेंगे, तुम्हें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी। तो वही उसने देखा कि ही गेट टू नो दैट द फैमिली इन्वॉल्व इन लार्जर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने लग गए, लाइक वर्किंग एज अ फ्रीलांसर अपार्ट फ्रॉम डूइंग अ फुल टाइम जॉब, तो वो कर ही रहे थे जब 40,000 इनकम होनी चाहिए थी। नाउ दे आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो, क्यों, एडिशनल इनकम के लिए। एंड वन फैमिली मेंबर हु डजंट वर्क इनिशियली स्टार्ट्स डूइंग अ जॉब। इससे हमें ये दिखता है कि सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने के लिए हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट और हमने बढ़ा दी। दिस शोज कंसंट्रेशन इफेक्ट, हमारे हैंड में कंसंट्रेशन जो था एक्टिविटीज का वो इंक्रीज हो गया है। आई होप ये आपको समझ आ गया है कि सबसे पहले इनकम उनकी 40 से 60,000 हुई, दिस शोज डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट सेंटर ने जब इंस्पेक्ट किया तो उसे ये रीजन पता चला, रीजन पता चलने की वजह से उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और यूज टू हो गया कि हाँ भाई ठीक है, इनका एक्सपेंडिचर 60,000 है। तो दिस इज शोइंग इंस्पेक्शन इफेक्ट। द थर्ड वन इज सेंटा ये जानना चाह रहा था कि ये हाउस होल्ड कैसे मैनेज कर रही है, फिर उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कंसेंट्रेशन उन्होंने बढ़ा दी, तो ये दिखाता हमारा कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया है तो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द actual hypothesis, the peacock wise man hypothesis. It states that जहां पे वो एग्जांपल एक सेंटा एक रिपोर्टर के ऊपर था, यहाँ पर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको डिस्कस किया था, इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर. So it states that government expenditure does not rise in a smooth and continuous manner, but in jumps and jerks, that is in step-like fashion. इसका मतलब they are trying to say that कि किसी कंट्री का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अगर वो ए लेवल पे है तो यूं नहीं है कि वो स्मूथली हर साल बढ़ेगा. इट इज लाइक
स्टेप्स में बढ़ेगा। अगर ए है तो वो सीधा बी पे जाएगा, एक हायर लेवल पे। वो क्यों जाएगा? Whenever some social or other disturbance take place, disturbance यहाँ पे social या other, जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा एक को सीवियर डिजीज हो गया, इसकी वजह से एक्सपेंडिचर, तो इकोनॉमी में भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट कोविड-19 आया था, वो एक सोशल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी, इट क्रिएट्स अ नीड फॉर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोगों ने अपनी जॉब, मतलब उन्हें जॉब से फायर कर दिया गया। तो अब इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो गवर्नमेंट कैसे उस चीज को कंट्रोल कर सकती है? बाय प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। तो उन्होंने अपना खर्चा बढ़ाया, गवर्नमेंट को जरूरत है अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की। दिस इंक्रीज एक्सपेंडिचर कांट मीट आवर करंट पब्लिक रेवेन्यू, से तो मीट हो नहीं सकता कि कितना बढ़ा लोगे तुम्हें एडिशनल रेवेन्यू तो चाहिए। This become explicit to everyone in the economy. Thereafter, finally, government moves from a older से एक new level पे गई, जिसमें higher level of उन्हें expenditure करना पड़ रहा है और उन्हें इसके लिए taxation भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब they are trying to say कि कोई भी अगर social या other disturbance होती है तो हमारी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो सीधा ए पॉइंट से सीधा बी पे शिफ्ट होता है। इट इज नॉट लाइक स्मूथ स्ट्रक्चर, इट इज लाइक जंप, सीधा जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं। तो ए से हम बी पे आ जाते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर इतना हो गया। अब उस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है क्योंकि उन्हें एडिशनल रेवेन्यू चाहिए। तो जब ए से हम बी पॉइंट पे जाते हैं, दिस इज शोइंग डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि अपनी प्लेस से वो इधर मूव कर गया है। ओके। Now, secondly, when the government moves to a newer and higher level of expenditure and taxes, people in the economy undertake a review of the whole process. पहले अगर एकदम कोविड-19 आने के साथ अगर मान लो आप टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, तो पहले जनरल पब्लिक क्यों सोचती क्यों इंक्रीज करा, एकदम समझ नहीं पाती। बट धीरे धीरे उन्हें ये पता चलता है हाँ कि कोविड आया, लोगों की जॉब गई, गवर्नमेंट ने खर्चा ज़्यादा किया इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इसकी वजह से उन्हें रेवेन्यू चाहिए। अब रेवेन्यू वो कैसे अर्न करेगी? हम पे टैक्सेस लगा के। सो नाउ दे अंडरस्टैंड द रीज़न। पहले उन्होंने इंस्पेक्शन किया कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो उन्होंने होल प्रोसेस जान लिया तो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन इफेक्ट, कि अब जनरल पब्लिक ने इंस्पेक्ट किया कि ऐसा क्यों हुआ, और जब ऐसा हो गया तो वो यूज्ड हो जाते हैं उसके। थर्ड वन इज ग्रेजुअली ऑल अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द हायर टैक्स एंड देयर बाय रेडी टू बियर इट। धीरे धीरे सबको पता चल जाता है रीजन और वो बियर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दे अटेन अ न्यू लेवल ऑफ टॉलरेंस। जैसे फैमिली में 40,000 से 60,000 हुआ, एकदम कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन ग्रेजुअली उनको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है एंड एक नए लेवल ऑफ टॉलरेंस पे वो लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमी है, स्टार्टिंग में टैक्स इंक्रीज होता है, हर जनरल पब्लिक अच्छा नहीं फील करती, बट जैसे जैसे टाइम जाता है वो उससे यूज टू हो जाते हैं। तो वही सेम चीज है। कॉन्सिक्वेंटली दे टॉलरेट अ ग्रेटर बर्डन ऑफ द टैक्स एंड एज अ रिजल्ट द ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों एक नए लेवल पे पहुंच जाते हैं। जो पहले ए पे होते थे एकदम बी पे आ जाते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। The economy gets stabilized at this higher level of tax and expenditure till the next displacement. अब यूं नहीं है बी से सीधा हम सी पे चले जाएंगे, सी पे जब जाएंगे जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर फिर अफेक्ट करेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट फिर होगी, जैसे फिर से कोविड आ गया या कोई और फेमीन आ गई या कुछ भी आ गया, उसकी वजह से हम सी पे मूव करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर ही कंटिन्यू करेंगे। ओके। As with each disturbance, the central government rises higher and concentrates on more economic activity. जैसे वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में मैंने कहा था सोर्स ऑफ इनकम वो ज़्यादा देखते हैं, वहीं जब गवर्नमेंट ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू चाहिए
तो वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी बढ़ाएंगी ना. सो इट लीड टू अ कंसंट्रेशन इफेक्ट इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ लोकल एंड स्टेट. नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ता है टू रेज द मोर रेवेन्यू फ्रॉम द जनरल पब्लिक. सो दिस इज शोइंग द कंसंट्रेशन इफेक्ट. यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं या तो तीनों इफेक्ट इंडिविजुअली, उनसे क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकते हैं कि कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या शो करता है, और इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या शो करता है, या पीकॉक वाइजमैन किससे रिलेटेड है. तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि अगर आपको एग्जांपल समझ आ गया तो ये कुछ भी नहीं है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट. बट अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है देन यू कैन यूज कमेंट सेक्शन. कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए मेरे को इस पॉइंट पे दिक्कत है. देन मैं दोबारा कोशिश करूंगी और अच्छे से इसको समझाने की. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.